हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू आपके आज के इस सेशन को, जहां हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तो सेशन होगा, बिल्कुल होगा। और आज के इस सेशन में, जैसे आप जानते हैं, 51 दिन 51 मैराथन में लगातार आपके टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस सेशन को करेंगे शुरू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सेशन को जल्दी से एक बार अपने भाई बंधुओं, दोस्त यारों सभी तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिससे आप लोग अपने एसएससी में आने वाले जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीख सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप जानते हो कि ये सेशन आपके डेली सुबह 11 बजे रहता है यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री यहाँ पर रहता है। साथ में इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अलॉन्ग विद योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उन सभी को कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी हो। सवाल तो लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं होगी, समस्या आपकी वहीं बनी रहेगी। तो इसीलिए पहले चैप्टर की थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट को जानना शुरू करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी क्वेश्चन। बाकी ये आप लोगों की डेली सुबह 11 बजे चलती है, सेम टाइमिंग सेम जगह पर। पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो कंप्लीट पीडीएफ है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए जी, कोई बात नहीं निशा, अगले दिन का चैप्टर अब डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आप भी अपनी तैयारी प्रॉपर्ली रखो। तो भाई तैयार हो कि नहीं, एक बार जल्दी से बता देना। आप सभी तैयार हैं अपने आज के इस सेशन के लिए? तो कमेंट सेक्शन में एक बार एक थम्स अप का साइन यहाँ पर शेयर करेंगे। बाकी एक सवाल मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, पहले उसका डिस्कशन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। होमवर्क का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पूछा गया था कि जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो कहाँ पर होता है, किस सेल ऑर्गेनेल में दिखाई देता है? गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस? लगाते चलो भाई आंसर एक बार जल्दी से। आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बिल्कुल ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं, या आपका सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, एसएससी के सभी जितने भी आने वाले संभावित आपके पेपर अभी होंगे, उन सभी में ये प्रश्न आपकी मदद करने वाले हैं। तो आप सभी अगर अलग अलग एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही। कॉमेंट सेक्शन में भी आपने ऑप्शन नंबर सी दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भाग जो है, पहले ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, और फिर ये पायरुविक एसिड जाकर के टूट जाता है आपके अलग अलग क्रेब्स साइकिल में ईटीएस के द्वारा इसको एनर्जी को बनाने के लिए। तो ये कार्य होता है सूत्रकणिका के अंदर, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? विजेंद्र, देखिए रेलवे वाले ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ में ना आप लोग की रेलवे के लिए आरजी स्टेट एग्जाम पर भी क्लास चल रही है, एक शाम के 5 बजे डेली, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी जब ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर? पायरुविक एसिड में, तो ये क्रिया चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इतना भाग साइटोप्लाज्म में होता है, फिर इसके बाद की कहानी हमारी सूत्रकणिका में चलती हुई नजर आती है, दैट इज इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? चलो भाई, आज का पहला सवाल लगाते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, हृदय में जो वॉल्व्स हैं उनकी नेचर यहाँ पर क्या होती है? जल्दी से बताओ। मैम मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है, करिए मेहनत, तो देखिए रंग लाती है। ठीक है, आपने बाकी रेलवे भर्ती का कोई एग्जाम देना है, या आपका कोई भी पीएससी लेवल पर एग्जाम है, आप अपनी प्रिपरेशन जब भी करो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलो। क्वेश्चंस लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को डील करते हुए चलेंगे। तो इसी बात पे आंसर लगाएंगे अगला वाला। सेशन को शेयर कर देना जिसने भी नहीं किया है, बिना कंजूसी किए अपने दोस्त यार भाई बंधु सभी तक। आंसर क्या हो जाएगा कि जितने भी हमारे वॉल्व्स होते हैं, ह्यूमन के हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, पहले तो ये कमेंट सेक्शन में बता दो कि अगर मैं कपाट की बात करूं तो टोटल मिलाकर कितने कपाट होते हैं, और ये मांसपेशी के होते हैं, टेंडन्स के होते हैं, लिगामेंट्स के होते हैं, या मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, किसी झिल्ली से बने हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो वॉल्व्स की संख्या कितनी है, और ये वॉल्व हमारे किस प्रकार के बने हुए होते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी देखो सबने आंसर लगाया था मस्कुलर या टेंडेनस,
ना तो मैडम मस्कुलर होगा ना टेंडिनस होगा। 4 वॉल्व होते हैं लेकिन ये झिल्लीदार होते हैं, अलग अलग झिल्लियों से मेम्ब्रेन से बने हुए हमें नजर आते हैं। तो बेसिकली जब भी हम हृदय के वॉल्व की बात करेंगे, 4 वॉल्व 4 कपाट, ये हमारा ह्यूमन का हार्ट है। इसमें कोई भी क्या नहीं है, बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये मांसपेशी से बना हुआ अंग है। इस मस्कुलर ऑर्गन के अंदर जो हम देखते हैं ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है और बॉडी से बाहर जा रहा है अलग अलग अंगों तक, इसमें एक गेट, एक कपाट टाइप का लगा होता है जिसको बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या हम सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। एक द्विवलनी कपाट है, एक त्रिवलनी कपाट है। इन्हीं कपाटों की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर वो प्रॉपर्ली मेम्ब्रेनस दिखाई देती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी है, झिल्लीदार आकृति नजर आती है। तो आंसर जिसने भी बी लगाया था देखो सबका गलत है। ये आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, जिसके अंदर आप देखते हो एक हमारा द्विवलनी कपाट होता है बाइकस्पिड वॉल्व, एक त्रिवलनी कपाट होता है और 2 होते हैं हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। आज बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखे गए हैं रेस्पिरेशन में, देखेंगे कितने पानी में हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच हार्मोन रेगुलेट्स द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी? ग्लूकागन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या वासोप्रेसिन? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो शरीर में आयनिक संतुलन को नियंत्रित करता है? जल्दी से बताएं। आते ही पहला ही गलत हो गया है ना, पहला ही गलत करना है भाई। ये गलतियां इंसान को ना बहुत आगे तक दिक्कत दे देती हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार से कोशिश करो कि अगर गलती कर रहे हो तो उन गलतियों से कुछ सीख करके चलो और उन गलतियों को ही आपने यहाँ पर दोबारा दोहराना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कौन से आयंस के बैलेंस को बनाता है, पहले मुझे ये बताना। जितने भी बी आंसर लगा रहे हैं भाई, बी और ए वाले कह रहे हैं ग्लूकागन। ये तुम्हें सीधे सीधे पता है हार्मोन्स के काम क्या है। ग्लूकागन का काम है यहाँ पर शुगर को बढ़ाना, तो आयन के साथ, आयन मतलब सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनके अलग अलग रेगुलेशन को तो नहीं देखेगा। इसके अलावा थायरॉक्सिन है मैम, ये थायराइड ग्रंथि से आयोडीन के संतुलन को बनाता है और किसी को नहीं। आयोडीन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव है, लेकिन ये जो वासोप्रेसिन है ना, ये वासोप्रेसिन का काम होता है जो हमारे आयंस के बैलेंस को बनाता हुआ चलता है। आयनिक बैलेंस का मतलब, हम जब भी बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, तो मूत्र के उत्पादन में जो अलग अलग हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो अलग अलग आयंस हैं, वो कहीं वापस से आपके यूरिन के साथ बॉडी से फ्लश आउट ना हो जाए, इसीलिए उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, उनका बैलेंस किया जाता है वासोप्रेसिन नाम के हार्मोन के द्वारा। तो ये काम करेगा यहाँ पर, ना कि मैम ग्लूकागन, ना कि हमारा थायरॉक्सिन। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, जो गलतियां कर रहे हैं लिख लेंगे फटाफट से। वासोप्रेसिन बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पश्च पीयूष ग्रंथि से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पश्च पीयूष ग्रंथि है, जो कि यहाँ पर कार्य करेगी और साथ साथ में इस वासोप्रेसिन को बनाएगी। इसी का एक दूसरा नाम होता है एडीएच। वासोप्रेसिन ना लिखकर एडीएच लिख दे तो पता होना चाहिए, इसी का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इन्हीं का आयन के बैलेंस में, यूरिन के फॉर्मेशन में, इसमें रोल यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर है सबको? मैम प्लीज राइट इंग्लिश। ओके, here are students also here. Next, the growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called as. लड़कों में बढ़ते वॉइस बॉक्स के गले के उभरे हुए भाग के रूप में देखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, थायराइड कार्टिलेज, ट्रैकिया या एडम्स एप्पल? बताइए। मूत्र में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है एडीएच। तो जी हाँ, तो पानी में ही तो आयंस पाए जाते हैं, पानी में ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पानी में ही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है। तो संभालेगा कौन उनको? यही एडीएच संभालेगा। जब वो यूरिन के फॉर्मेशन को संभाल रहा है, मूत्र के प्रोडक्शन को संभाल रहा है, तो डेफिनेटली यही हेल्प करेगा आपके प्रॉपरली आयंस के बैलेंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी लगा रहे हैं, एडम्स एप्पल, बिल्कुल सही। लड़कों के अंदर देखते हैं गले पर, कंठ पर एक भाग थोड़ा उभरा हुआ ज्यादा दिखाई देता है, उस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है, या स्वर यंत्र यहाँ पर बेसिकली जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स है, जहां से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां से वॉइस बनती है, वो आपका कहा जाएगा एडम्स एप्पल। इसका दूसरा नाम है, इसी को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स भी वॉइस बॉक्स को ही कहा जाता है। लैरिंग्स के नाम से ये श्वसन तंत्र के अंदर पाए जाने वाला एक भाग कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप गले के अंदर कुछ इस प्रकार से। हमें पता है कि अलग अलग बॉडी में सिस्टम्स काम करते हैं। पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, श्वसन में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड को ले जाने वाला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक,
ये कहा जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर नाक से लेकर के हमारे पूरे फेफड़े तक ये सब जब एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। अगला बताइए, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियस, स्टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज व्हाट? क्या आंसर होगा? ओके, स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। भाई शेयर कर देना एक बार सेशन को, जिसने भी नहीं किया है जल्दी से एक बार अपने दोस्त यार भाई बंधुओं सभी तक क्लास को पहुंचा करके जरूर आइएगा। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है और इस बार हर कदम फूक फूक कर रखना है। किसी भी प्रकार से एक भी चैप्टर से एक भी सवाल गलत ना हो, इस प्रकार की तैयारी लेकर जानी है। सिलेक्शन मतलब हर एक चैप्टर पे कमांड और प्रॉपर्ली हर सिलेबस को हम देख चुके हों, एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन तो कर जानी है। आंसर अगर लगा रहे हैं स्टोमेटा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं आपके पत्तियों की सतह पर, जो रेस्पिरेशन में यहाँ पर बेसिकली मदद करते हैं पत्तियों के अंदर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये स्टोमेटा का पार्ट यहाँ पर देखा जाता है। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पत्तियों की ऊपर सरफेस पर ये हमें उपस्थित दिखाई देंगे। यहीं से पानी का इन एंड आउट, गैसेस का इन एंड आउट, ये प्रॉपर्ली हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। दिस इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। कीड़ों में गैसीय विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क कौन सा होता है? कीड़ों के अंदर बात कर रहा है, मानव की तो हमने चर्चा कर ली कि मानव के अंदर क्या पाया जाएगा, फेफड़े पाए जाते हैं। लेकिन इफ विल टॉक अबाउट इंसेक्ट, कीड़ों के बारे में, तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज किस भाग में देखा जाता है? चलिए, ठीक है सौरभ जी, राधे राधे। लगाओ आंसर, डी कह रहे हैं स्पाइरेकल्स, बिल्कुल सही। देखिए स्पाइरेकल्स वो छोटा सा भाग है जहां पर आपको दिखता है एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये किसके रास्ते होता है? तो ट्रैकियल सिस्टम होता है। हमारे जितने भी कीड़े हैं उनके अंदर ट्रैकिया का सिस्टम पाया जाता है, जो कि आपको दिखाई देगा ये इंसेक्ट में श्वसन कराता हुआ। ये मेरे पास कोई भी कीड़ा मान लो, इसके अंदर ये आप देख रहे हो छोटे छोटे से जो निकल रहे हैं इस प्रकार से, ये है स्पाइरेकल्स। ये जो भाग निकल रहा है इसमें से अराइज हो रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के नेटवर्क में ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारे अंदर फेफड़े और श्वसनिका होती है, ब्रोंकाई होती है, ऐसे इनके अंदर ट्रैकिया यहाँ पर कार्य करती है। ट्रैकिया के साथ इन भागों को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। तो होते तो हैं लेकिन ये टाइनी पोर्स हैं। एक्चुअल इस पूरे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? ट्रैकियल सिस्टम का नाम दिया। वो पूछेगा कीट में कौन सा सिस्टम है, तो कीट के अंदर पाए ये जाते हैं। एयर की थैली, वायु की थैली, जिसे एयर सैक कहते हैं, ये भी कुछ देखो इस प्रकार से बनी होती है। इन वायु की थैली में वायु जो है वो भरी हुई नजर आती है। एयर आएगी और यहाँ से पूरा एक्सचेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रिलीजेस CO2 ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी? मानव शरीर के किस हिस्से का काम है कि शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा जो लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाए? ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्लैरिंग्स या ब्रोंकाई? बताइए क्या आंसर होगा। ये सवाल वही हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस पर हैं, जो हमारी थियोरिटिकल बेसिस पर हैं। अगर थ्योरी लगाई है तो कोई समस्या नहीं आने वाली। बी ऑप्शन कर रहे हैं, एल्वियोली, बाहर छोड़ने की बात कर रहा है ना। वो कह रहा है कि मानव शरीर के किस हिस्से में शरीर के बाकी हिस्सों से ब्लड के द्वारा लाई गई है CO2। अब ब्लड ने CO2 लाके कहाँ दे दी? एल्वियोली में दे दी। एल्वियोली का काम क्या होगा कि भैया आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। यानी अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, ठीक है, ये एक और एक ये दो, यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं? ये शाखानुमा ब्रोंकाई हैं जिसमें से निकल रही हैं एल्वियोली। अब अगर यहाँ पे मेरे पास CO2 आ जाती है तो CO2 इस रास्ते से क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो अल्टीमेटली गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? इस एल्वियोली में होता है। ब्लड ने लाकर, सवाल में पढ़ो जरा, शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा लाई गई। अब ब्लड ला करके डायरेक्ट यहाँ ब्रोंकाई में तो नहीं देगा ना, ब्रोंकाई में तो नहीं देगा। कहाँ पर देगा मैम? कुपिकाओं में देगा। और इसी कारण कुपिकाओं से होते हुए ये कहाँ चली जाएगी? हमारे ऊपर के रास्ते चली जाएगी। ये जाएगी ब्रोंकाई में, फिर जाएगी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया इसको ऊपर की तरफ बाहर बॉडी से एक्सेल करने में मदद करती है। तो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? प्रश्न में जो पूछा है जरा उस वर्ड को पढ़ो कि रक्त के द्वारा CO2 लाई, कहाँ छोड़ दी? एल्वियोली में। एल्वियोली निकाल करके फिर अपना आगे की तरफ ले जाएगी। तो सवाल में अगर वो है तो आंसर लगाया जाएगा। ओके, आज सब बहक रहे हैं ना। नेक्स्ट, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? थाइमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या पीनियल? लगाओ जल्दी से।
कौन है जो कि पाया जाता है दोनों फेफड़ों के बीच में? थ्योरी क्लासेस अंगूरी यादव चल रही हैं आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और बाकी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वन शॉट बायोलॉजी पूरी कराई थी, 12 घंटे की वो मैराथन जिसके अंदर जुड़ के आप अपने सारे थ्योरी वाले पोर्शन को कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन डिटेल में सारी क्लासेस आपकी हमारी एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत ऐप, वहां पर चल रही हैं। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है थाइमस, विच इज द राइट आंसर। ये बी वाले कहाँ से लेके आए हो भाई आंसर? ये ब्रेन में है मैम, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी का है ब्रेन में है, पीनियल का है ब्रेन में है, तो फिर क्या कहेंगे? बचा क्या? थाइमस। थाइमस कहाँ होती है? चेस्ट कैविटी में। एक बायलोब्ड ग्रंथि है हमारी जो इम्यूनिटी देने का काम करती है। आपने कहा ये मेरे पास क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रैकियल सिस्टम है, ये पूरा हमारा यहाँ पर फेफड़ों का सिस्टम है। यहीं पर एक बायलोब्ड हिस्सा दिखाई देता है 2 लोब्स में। ये 2 लोब्स जो होते हैं वो हमारे कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं थाइमस की ग्रंथि, और थाइमस की ग्रंथि इम्यूनिटी देने का कार्य करती है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन बनाती है ये एक बार बता देंगे? एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि तो कही जाएगी, लेकिन हार्मोन कौन सा बनाती है? इसी को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा हार्मोन बनाने का काम करती है? जल्दी से बताओ। थायरॉक्सिन। ये देखो, सिग्मा फिटनेस थायरॉक्सिन लगाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। थायरॉक्सिन नाम में आ रहा है, थायरॉक्सिन थायराइड। थाइमस से थाइमोसिन नाम के साथ रिलेट करेंगे, थाइमोसिन। अभी हार्मोन वाली क्लास हुई थी 2 दिन पहले, तब भी बताया था इम्यूनिटी बनाने वाला कौन है? थाइमोसिन कहा जाता है। तो तुम कहाँ कैसे क्या आंसर लगाते हो? चलिए अगला। किस पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के गैसेस का एक्सचेंज नजर आता है? वायु का आदान प्रदान कैसे नजर आता है? आपसे पढ़कर मुझे बहुत बायो में इंप्रूव हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसी इंप्रूवमेंट सबके अंदर होना चाहिए। सब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करो। लगाओ आंसर। गैसीय विनिमय कहां पर होता है? मैम कल तो बर्थडे है। अरे हाँ देखो भाई, कल आप सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो कि नहीं? पहले मुझे यूं बताओ। आप सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? डेली सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लास चलती है करंट अफेयर्स की। कौन कौन डेली सेशन में आ रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। क्यों भाई, आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह 7 बजे सेशन में अटेंड कर रहे हैं? आपके करंट अफेयर्स वाले सर, यानी आपके अमित सर, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप में से कितने लोग डेली सुबह 7 बजे हमारे सेशन में जुड़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए? क्योंकि वो नहीं जुड़े तो फिर मैम कहाँ कैसे? और कल आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही खास है। खास मतलब कि मैम हमारे रैंकर्स गुरुकुल परिवार में जो आपकी करंट अफेयर्स वाले सर हैं, कि देखो किसी की क्लास चले या ना चले, करंट अफेयर्स वाले सर की क्लास डेली चलती है, क्योंकि मैम करंट जो है ना वो रुकना नहीं चाहिए। और डेली बेसिस पर अपडेटेड सेशंस आप लोग के लिए पूरी मेहनत के साथ, कि रात भर बैठ करके जितना करंट का पार्ट रहता है सब आपके लिए डेटा प्रॉपरली अरेंज करके और सर आपके लिए लेकर आते हैं डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स। लगातार डेली क्लासेस होती हैं। और कल है सर का जन्मदिन, तो कल आप सबको नहीं होता है, सबको जुड़ना है। ठीक है, कल आपके हैप्पी बर्थडे वाली क्लास है सर की, और पूरी इसकी फ्री पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी। बहुत ही शानदार क्लास ये आप लोगों के लिए रहने वाली है, जो आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का वो निचोड़, वो प्रॉपर सेशन आपको मिलने वाला है जो तुम्हारे हर प्रकार से एग्जाम में मदद कर रहा है। कोई भी ऐसा है ना जो अब भी सुबह के समय सो रहा है, तो भाई उठना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो बारी है सिलेक्शन की। और कल सुबह 7 बजे जुड़ जाना। ये क्लास आप लोगों की आने वाली है प्रॉपरली सर के द्वारा, जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ रहेगी, तो जरूर से जुड़िएगा। कौन कौन आ रहा है मुझे आज थम्स अप कर देना एक बार जल्दी से, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप लोग तो कल सर के जन्मदिन में आ रहे हो, सुबह ही सुबह बर्थडे मनाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, न्योता है आप सभी के लिए भाई। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हाँ जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस का एक्सचेंज कहां पर होगा? हमारे कुपिकाओं के अंदर होता है, एल्वियोली में देखा जाता है। यही वाला वो भाग है जहां पर आपको नजर आता है गैसियस एक्सचेंज। देखो जरा कैसे कि मैम अगर मैं बात करूं अपने इस पूरे सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब 2 लंग्स, एक छोटा मतलब एक आपका दायां और एक बायां होता है।
इसके साथ जुड़ी हुई है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में से निकल रहे होते हैं हमारी श्वसनिकाएं। इस श्वसनिका के माध्यम से जो एयर है वो कहाँ आती है, इस प्रकार से अंदर लंग्स में आती है। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति सिगरेट नहीं पी रहा, ये व्यक्ति सांस ले रहा है, और सांस ले रहा है तो जैसे ही इसने ऑक्सीजन का इनहेलेशन किया इसके लंग्स एक्सपेंड हो गए, जैसे ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी इसके लंग्स क्या हो गए, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वापस से कम हो गया। ये देख रहे हो लंग्स हमारे कंटिन्यूअसली एक्सपेंड और रिलैक्स होते रहते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन का हार्ट, मानव का हृदय कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ब्लड को भरता है और ब्लड को आगे फेंक देता है, ऐसे ही हमारे हृदय में ये आपके चेस्ट कैविटी में बैठे हुए ये लंग्स काम करते हैं। ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो मेन भाग होता है, जैसे ही हम यहाँ पर खाना खाते हैं तो आप जानते हो कि खाना कहाँ जाएगा, खाने की नली में जो ये पीछे जा रही है, और श्वास कहाँ जाती है, इस श्वास की नली में जो कि हमारी आगे की तरफ दिख रही है, जिसके ऊपर ये सी शेप के ये छल्ले आपको नजर आ रहे हैं। तो पहचानोगे कैसे कि मैम कौन सी सांस की नली है, कौन सी खाने की नली है? तो पीछे की तरफ प्लेन सिंपल एक नली खाने की होती है, और ट्रैकिया जो श्वास की नली होती है उसके ऊपर सी शेप के छल्ले लगे हुए होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैम खाना और सांस दोनों जाती है और कुछ इस प्रकार से हमारे इस भाग में आ जाती है। ये हिस्सा आपके लिए कॉमन पार्ट है, खाना भी यहीं आएगा और आपकी सांस भी यहीं आएगी। अब ये एक तरफ खाना वाला खाने की नली में और श्वास जो है वो श्वास की नली में आ जाती है। ये कॉमन पार्ट फेरिंग्स का कहलाता है, और यहाँ से दो नलिकाएं जारी होती हैं। जो बैठकर खाना खाते समय अपने बाबू से बात करते हैं उनके लिए सावधानी और उनके लिए एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन कि ये काम मत किया करो, क्योंकि जब आप बात करते हो ना तो कभी कभी चांसेस क्या हो जाते हैं कि बात करते करते खाना गलती से इस खाने की नली में नहीं जाता है, श्वास नली में चला जाता है, और जिस कारण व्यक्ति की खाने के चोक होने की वजह से कई केसेस में मृत्यु भी हो चुकी है। तो भैया थोड़ा सतर्क और सावधान होकर बाबू से बात किया करो, वरना ये चीजें दिक्कत कर जाएंगी तुम्हें भी, है ना। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हो कैसे हमारा खाना और ऑक्सीजन दोनों एंटर कर रहे हैं। इसके ऊपर एक हमने एक कैप लगा दी है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खाना आएगा तो श्वास नली को ढक दिया जाता है ताकि खाना गलती से भी यहाँ पर ना चला जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैम ये सिस्टम है हमारा पूरा का पूरा श्वसन नलिकाओं का या हमारे श्वसन तंत्र का, कंटिन्यूअसली ऐसे ही एक्सपेंड और रिलैक्सेशन होता है। लेकिन इसमें छोटा सा जो भाग हम देख रहे हैं, वायुनुमा आकृति जो इसमें आती है, ये गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं कुपिकाएं। यहीं पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहीं पर आपका आदान प्रदान होता है कि यहाँ तक ऑक्सीजन आती है, अंदर पहुंचा दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर बाहर की तरफ हो जाती है। क्लियर है सभी को कि नहीं? बताइए भाई फटाफट से। अगला, What is located between two pleural sac and is the central compartment of the thoracic cavity? दो फुसफुस थैली के बीच में क्या स्थित है और वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट क्या है? हाइलम, प्ल्यूरा, मीडियास्टीनम या थोरैसिक केज? देखो तुमसे तो वादा किया था कि एक एक इंपॉर्टेंट सवाल बढ़िया तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अब बारी आपकी है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देना, है ना। फटाफट से अपने दोस्त यार भाई बंधुओं सभी तक शेयर कर देना, जो जुड़ नहीं पाए हैं जरा उन तक भी आपकी क्लास जो है वो पहुंच जाए। फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाओ। चलिए 2025 के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी आप अपनी थ्योरी से शुरू करना, तो ये आपको भी मदद करेगा। और एक बात दिल से बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो सेशन पे लाइक वाला बटन और शेयर जल्दी से अपने भाई बंधुओं तक कर देंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीडियास्टीनम। अभी आपने बताया था कि मैम दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा ऊपर की तरफ थाइमस नाम की ग्रंथि लगी होती है, लेकिन अगर हम बात करें बीच में हार्ट भी यही होता है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो तो सही कि मैम ऊपर यहाँ कहीं तो हमारी थाइमस की ग्रंथि अभी आपने बताई थी, ये दो लोब्स ऊपर की तरफ लगे होते हैं, लेकिन ये हिस्सा क्या है? ये हमारे दिल का है, ये हमारे हृदय का है। ये हृदय कंटिन्यूअसली दोनों फेफड़ों के बीच में बैठकर धड़कता रहता है। इसका कोई भी लेफ्ट या राइट भाग नहीं होता। आप बोलो कि मैम सिर्फ दाहिने भाग में है, सिर्फ बाएं भाग में, नहीं। हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट में है, लेफ्ट में नहीं होता, ये होता है सेंटर में। लेकिन देख रहे हो इसका झुकाव कहाँ है? इसका झुकाव है लेफ्ट साइड पर, इसलिए हम इसको यहाँ पर कहते हैं कि हमारा हार्ट बिल्कुल बीच में सेंट्रल कंपार्टमेंट में है। और ये जो पूरी गुहा है जहां पर हृदय बैठा हुआ है उसको नाम दिया जाता है मीडियास्टीनम। तो जिस किसी ने भी आंसर दिया था अभी जरा लिख लेना कि इस पूरी गुहा को, जिस जगह पर ये हृदय है, नाम देते हैं मीडियास्टीनम। आप में से कई लोगों के आंसर आ रहे थे प्ल्यूरा। प्ल्यूरा पता है क्या है?
प्ल्यूरा इन फेफड़ों की बाहरी झिल्ली है, फेफड़ों की आउटर लेयर को कहा जाता है प्ल्यूरा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइपोथैलेमस होगा इसका आंसर आकाश। हाइपोथैलेमस जो होता है वो काम करता है क्योंकि हमारे बॉडी में इमोशंस को, टेम्परेचर को वही संभालता है। थायराइड थर्मोस्टैट के नाम से जाना जाता है। थर्मोस्टैट ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बट अगर हम हाइपोथैलेमस के साथ बात करेंगे तो ये हाइपोथैलेमस का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज मीडियास्टीनम। अब बोलो गलत तो नहीं करोगे भाई, जल्दी से बताओ एक बार। इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। यहाँ पर हमारा हार्ट है, और अगर मैं प्ल्यूरा की बात करूंगी तो ये आउटर लेयर होती है लंग्स की, आउटर लेयर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की बाहरी झिल्ली। फेफड़ों की बाहरी झिल्ली। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? मानव के श्वसन तंत्र का कौन कौन सा भाग दिखाई देता है? कल बात करेंगे आपके नर्वस सिस्टम के बारे में जो आपका ब्रेन से संबंधित है, और आपके हड्डियों के स्केलेटल सिस्टम के बारे में। कल इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। ओके, सभी आते हैं श्वसन तंत्र के अंदर। ट्रैकिया भी आता है, डायफ्राम भी आता है, लंग्स भी आता है। तीनों को मिला करके, या मैं कहूँ ये सारा का सारा सिस्टम ही हमारा श्वसन तंत्र यहाँ पर कहलाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हम इसको कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ी जाती है? बताओ क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर? आप एक गैस का इनहेलेशन करते हो, एक की सांस जब लेते हो तो एक अंदर जाती है और दूसरी को हम बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। तो कौन सा भाग ऐसा होता है, कौन सी गैस ऐसी होती है जिसको कि हम बाहर की तरफ छोड़ देते हैं? ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि मानव की बात की जा रही है या पादप की बात की जा रही है। यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स की जब भी हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है और CO2 को एक्सहेल कर दिया जाता है। ये केस किसका है? ह्यूमन बीइंग्स का। अब मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए ऑक्सीजन, तो वो जाएगा प्लांट्स के पास, और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी CO2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। आपके दिमाग में आया कि भरी गर्मी की बढ़िया सी रात है और हमें तो अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, तो जाकर के ना कहीं खेतों में और पेड़ पौधों के नीचे सो जाते हैं। अब हर पेड़ पौधे से ऑक्सीजन रिलीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, दिन के समय के दौरान। जब मान लीजिए दिन हो रहा है, या हम कहें कि भाई आपका प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उस समय पर सभी पौधे लगभग हमें क्या देखने को मिलते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं, तो भरपूर ऑक्सीजन आसपास में होती है। अब रात के टाइम पर कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को इनहेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब मानव की तरह ही श्वसन करना शुरू कर देते हैं। अब आपको नहीं पता था, आप जाकर के किसी पेड़ पौधे के नीचे सो गए, रात को क्या लगा कि भाई किसी ने गला दबा दिया हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस नहीं आ रही हो, दम घुट रहा हो। सुबह तुम्हें क्या लगा कि नहीं नहीं मैडम कुछ तो था वहां पे पेड़ के नीचे, मैं तो सो नहीं पाया रात भर। अब क्यों नहीं सो पाए? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। वहां पर जब आप गए तो उन पौधों के द्वारा ऑक्सीजन ली जा रही थी और CO2 छोड़ी जा रही थी। वही काम आ रही है कहानी सभी को। ऑडियो वीडियो भी क्लियर है, कोई बफरिंग नहीं है? हाँ भाई, अभी कोई बफरिंग नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो कुछ कहानी पेड़ पौधों में उल्टी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं और CO2 को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो रात के समय पर कई बार जब ऐसे केसेस होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह यहाँ पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। टाइनी एयर सैक जो कि ह्यूमन लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, मानव के फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोशों का दूसरा नाम क्या होता है? टाइनी एयर सैक किसको कहा जाता है? लगाओ भाई आंसर। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार दिल से ईमानदारी से क्लास को अपने सभी दोस्त यार भाई बंधुओं तक पहुंचा देना जो आ नहीं पाए हैं, क्योंकि भाई ये क्लास तो आप लोगों की डेली चलती है सुबह के सेम टाइम 11 बजे। अब आपका आंसर आ रहा है एल्वियोलाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यही कुपिकाएं, यही वायु कोश छोटी छोटी वायु की थैली के रूप में हमारे फेफड़ों में मौजूद होती है। आंसर इज द वन जो कि एल्वियोली कहा जाएगा। अगला बताइए, व्हाट फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स? हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छानने और दूर रखने के लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है?
कुपिकाएं तो ठीक है मैम, एयर का एक्सचेंज तो इन्होंने करा दिया, बट हम ये कहते हैं कि कई बार हमारे पूरे श्वसन तंत्र में जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु के साथ गंदगी भी है, कुछ बलगम भी होगा। उसको छानने में, उसको दूर रखने में कौन मदद करता है कि भाई किसी भी तरह से हमारी जो एयर हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो फिल्टर होकर के आए। सीलिया, ब्रोंक्यूल्स, फेफड़ों में कुछ बाल पाए जाते हैं, या फिर ये सारे के सारे हैं जो कि यहाँ पर कार्य करेंगे? क्या ये सभी मिलकर के यहाँ पर कार्य करते हैं क्या? बताइए। सीलिया, ब्रोंक्यूल्स, बाल जो लंग्स में है, या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, हेयर्स इन द लंग्स। अच्छा, देखो फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं ये सभी चीजें, है ना। हालांकि वैसे देखिए सीलिया का काम होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे से ब्रोंक्यूल्स भी हैं, वो भी बलगम को दूर रखेंगे। कुछ लंग्स में बाल पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर मदद करेंगे। तो मैम ये कुल मिलाकर के सारे हमारे उस बलगम को, गंदगी को दूर रखने में मदद करते हैं। कोरोना काल जब हुआ था तो आपने देखा फेफड़ों में बलगम इकट्ठा हो गया है, और वही बलगम जब इकट्ठा हो गया था तो लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही थी, वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा नहीं पा रही थी, हमारा ऑक्सीमीटर से चेक करने पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था। ये सारी चीजें हमें कब दिखाई दे रही थी? जब कोरोना काल में लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, मतलब वायु कोश, कुपिकाओं के अंदर बलगम इकट्ठा होता चला जा रहा था। यही चीज थी कि नहीं थी? चलो अगला सवाल बताओ, टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली कितने होते हैं भाई? कितने वायुकोश कुल मिलाकर के लंग्स में पाए जाते हैं? आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। ओके, बी 800 मिलियन, सी 500 मिलियन। ठीक है, लगभग जो कुपिकाएं होती है ना, वो आपकी 500 मिलियन तक देखी जाती हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट 500 मिलियन तक। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, वो आपके बिलियंस की संख्या में होते हैं, लेकिन कुपिकाएं हमारे फेफड़ों में, दोनों लंग्स हैं, दोनों के अंदर हमारे कुपिकाएं होती हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन तक दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, exchange of gases between the external environment and the lungs is called as respiration, external respiration, cellular respiration, या इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच में गैसों के आदान प्रदान की बात करते हैं तो ये किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से ये जाना जाता है? ऑप्शन नंबर, अभी देखो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये ए वाला अलग हाईलाइट हो रहा है, तो मैम शायद यही सही होगा। ये गलत है। सिंपली उसने कहा कि बाहर से आपने एयर लिया, ठीक है, वायु को इनहेल किया, ये इनहेल करके अंदर तक जाएगी, और जाएगी तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, बाहरी श्वसन कहा जाता है। यानी कि जो एयर हम बाहर से ले रहे हैं, वायु से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, यहाँ आपके वातावरण से जो भी वायु अंदर की तरफ आपके नाक के द्वारा होते हुए, ठीक है, हमारे कहाँ जाती है? सबसे पहले ग्रसनी में जाती है, पैरिंग्स के अंदर, फिर जाती है हमारे स्वर यंत्र से होते हुए श्वास नली में, और यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? हमारे ब्रोंकाई यानी कि श्वसनिका के रास्ते, श्वसनिका ब्रोंकाई के रास्ते पहुंच जाएगी एल्वियोली में, कुपिकाओं में। इतना भाग जो आया है ना कुपिकाओं तक, इसको कहते हैं बाहरी श्वसन। ये सब बाहर से आ रहा है। अब यहां से एंटर कहाँ करेगा? ब्लड में। तो ब्लड से जो कहानी शुरू होगी वो हो जाएगी इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, क्योंकि ये ब्लड इसको कहाँ तक लेके जाएगा? एयर को टिश्यू तक, और टिश्यू लेके जाते हैं सेल तक। तो अल्टीमेटली हमारे वायु से जो एयर आ रही है बाहर से, वो कहाँ पहुंच गई? हमारे सेल्स तक पहुंच गई। तो पहला वाला पार्ट जो आपने यहाँ तक देखा, कुपिकाओं तक देखा, इस हिस्से को कहा बाहरी श्वसन, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है इस भाग में जहां गैस का एक्सचेंज होता है। और इसके बाद जब ये सेल्स में चला जाता है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, या इसी को कहा जाता है भीतरी श्वसन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, इसी को भीतरी या आंतरिक या कोशिकीय श्वसन का नाम दिया जाता है। जब एयर हमारी अंदर की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देती है, सेल्स तक पहुंचना स्टार्ट कर देती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से बताओ भाई, दिल से बताना किस किस को समझ में आ रहा है। एक थम्स अप का साइन और सेशन को शेयर कर देना। बताइए फटाफट से, आ रहा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया? श्वास नली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसके पास सी शेप के छल्ले होते हैं। इट इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। इट स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग, या नन ऑफ द अबव? बताइए कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सी आकार के छल्ले हैं, ये एपिग्लॉटिस द्वारा कवर किया गया है, ये दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित होता है, या उपरोक्त में से कोई भी देखा नहीं जाएगा? बताओ भाई फटाफट से ट्रैकिया के बारे में।
देखो कुछ इस आकार में जो ट्रैकिया होती है वो हमारी बट रही होती है, इसके ऊपर सी शेप के छल्ले लगे हुए होते हैं, यानी कि ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये वाला भाग भी सही है। एपिग्लॉटिस इसके ऊपर की तरफ कवरिंग होती है जो हमें बचाती है कि ये किसी भी प्रकार से खाने को श्वास नली में ना लेकर जाए, तो इसके पास एपिग्लॉटिस भी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये राइट और लेफ्ट लंग में विभाजित हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब गलत क्या है मैम? कुछ भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे जब सही हैं तो कथन असत्य तो कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यही पार्ट होता है ना। बताइए फटाफट से, तीनों सही है। चलो अगला सवाल बताओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र के बारे में कौन सा कथन हमारा सही होता है? चलो भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर आ रहा है। अच्छा तुम लोगों ने आंसर देख ही लिया था ना। देखिए लैरिंग्स की बात करें तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यूजुअली हमारा स्वर यंत्र है, यहीं पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई भी रोगजनक जो होते हैं उसको श्वास नली में आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में ना आ पाए। इसके बाद ये वो अंग है जो कार्टिलेज, इसके अंदर हाइलन कार्टिलेज होता है। जब हम बात करते हैं कि ये सी शेप के छल्ले होते हैं तो ये हाइलन कार्टिलेज के पाए जाते हैं और ये हमारे फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ने का काम करता है। और साथ साथ में हमारे बाकी के सभी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप क्या कह सकते हो, करेक्ट देखे जा रहे हैं, यानी लगभग सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका जो भाग है वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। आप देखो सोच समझ के बताना क्या होगा सही कार्य ट्रैकिया का। गैस का एक्सचेंज कराती है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको फिल्टर करती है, एक्सहेल करती है वायु को बॉडी में से, या फिर ये सारे के सारे आंसर ही सही होंगे, ठीक है। गैस का एक्सचेंज करा रही है, ट्रैकिया का एक्चुअल काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर करा रही है। देखो साइंस के लेवल की बात करें तो आपके रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा लेवल आता है ना, जीएस का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि सीजीएल में नहीं आता, जब सीजीएल मेंस के लेवल पर आओगे तो वहाँ पर भी साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना टारगेट एक होना चाहिए कि हम जितना भी पोर्शन थ्योरी का कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से कवर करके चलें और साथ में हर प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए सवाल सीजीएल में पूछा है या रेलवे में पूछा है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम आंसर देखो ना, तुम क्यों नहीं लगा पा रहे हो, तुमने वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ा है, राइट। तो तुम कोशिश ये करो साथ में कि हमारे जितने सवाल सामने आ रहे हैं मैं सबको लगा पाऊंगी, हर प्रकार से नया कॉन्सेप्ट भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लूँ कि भाई कहीं ये ना आ जाए, राइट। बाकी लिमिटेड कंटेंट जो रहेगा वो सब आपको कराया भी जा रहा है आपके रिलेटेड अपने सभी बैचेस के अंदर, जो एनटीपीसी वाले हैं एनटीपीसी के लिए, जो एसएससी वाले हैं एसएससी के लिए भी है। अभी यहाँ आंसर क्या है, एक्सहेल करने का, बिल्कुल सही है कि ये हमारे वायु को बाहर निकालने का काम करती है। देखो पहला ऑप्शन पढ़ के मेरे को क्लियर हुआ कि ट्रैकिया गैस का एक्सचेंज नहीं कराती है, ट्रैकिया में गैस का आदान प्रदान नहीं होता, वो कहाँ होता है, वो कुपिकाओं में होता है। इसका मतलब मैडम ये गलत है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। अब ये फिल्टर करा रही है, नहीं, ये एक्सहेल करने का काम करती है, यहां से एयर या तो अंदर आ जाती है या फिर बाहर की तरफ जाती है, कि अंदर भी आ रही है और बाहर भी जा रही है। ये काम हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप बाकी देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारी श्वास नली का। ये जो आप सी शेप के छल्ले देख रहे हैं, प्रॉपर्ली ये रिंग्स लगी हुई हैं, इसी को ट्रैकिया कहते हैं, यही है हमारी श्वास नली। ये लैरिंग्स का स्वर यंत्र वाला भाग है आपका, और यहीं से होते हुए हमारी सांस जो है वो अंदर की तरफ जाती है। दिस पार्ट इज नोन एज योर ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पढ़िए और बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जिसके भी मन में दुविधा अभी आ रही है कि मैं कहाँ से डिटेल्ड में थ्योरी पढूं, आपके लिए सारी थ्योरी का पोर्शन जो है ना, पहला चीज यूट्यूब पर आप लोग के लिए कराया हुआ है कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट। आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ से 12 घंटे की पूरी क्लास कराई थी जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी और क्वेश्चन साथ में कराए हैं, तो आप एक बार जरूर से अपने इस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, आपको बायोलॉजी वन शॉट बाय राधिका मैम के नाम से मिल जाएगा, सर्च कर लेंगे, बिल्कुल अवेलेबल है। साइंस के लिए जिसके भी मन में डाउट है, मैंने रेलवे पढ़ना है, एसएससी पढ़ना है, या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम देना है, तो आपके हर एग्जाम में प्री और मेंस का लेवल कवर करते हुए साइंस स्पेशल का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कहाँ पर है? हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। जिस किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, वो सबसे पहला काम करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे, या ऐप स्टोर है आपका फोन में, आईफोन है या एंड्रॉइड है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपके लिए दोनों में अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन। इसमें सभी क्लासेस आप लोग के लिए लाइव चलती हैं, पूरी थ्योरी बेस्ड कराई जाती है, प्लस बाद में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट और आप लोगों की जितने भी क्लास के नोट्स होते हैं वो सब आपको दिए जाते हैं। साथ में कोई भी डाउट रहता है तो डाउट सेशन आपके लिए अलग से रहेगा। साइंस में कंप्लीट 499 का ये पैक रहेगा, आपका पूरा का पूरा बैच है, और 2 साल के लिए वैलिडिटी इसकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो आप अपने साइंस के स्पेशल बैच से पूरी साइंस कवर कर सकते हो। अभी 8 तारीख से ये बैच शुरू हुआ है, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आपके बेसिक से चीजें आज ही इसमें शुरू करी गई हैं। और साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट है। आपने जीएस वाला पार्ट करना है तो मैम जीएस की पूरी टीम ये आपके लिए 999 में अवेलेबल है, सेम हमारी आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर भी साथ में मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि मैम हम जब भी एसएससी की तैयारी करेंगे तो बिना कंप्यूटर के नैया पार तो हो ही नहीं सकती। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर सबके साथ ये है आपका प्री प्लस मेंस वाला जीएस स्पेशल, कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में जीएस की बात आएगी तो मैम ये पूरी टीम आप लोग के साथ हमेशा दिखाई देगी। और गणित, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब कुछ पढ़ना है तो ये सारा हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, जिसमें हर एग्जाम के लिए कंप्लीट पूरी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपके लिए दी जा रही है। 2699 का इसका प्राइस, और 2 साल के लिए वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस फ्री में नहीं है मैम, मेंस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। क्वालिफाई होगा तभी जब मेंस में कंप्यूटर का पेपर तुम क्वालिफाई कर लोगे, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप अपनी एप्लीकेशन पर जाकर के चेक कर सकते हो, सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। सवाल था कि आंतरिक श्वसन, तो आंतरिक श्वसन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर एल्वियोलाई एंड द ब्लड स्ट्रीम। अभी बताया भी था कि देखो, जब एल्वियोलाई से ब्लड जाएगा, मतलब आपका ऑक्सीजन जाएगा अंदर ब्लड में, ब्लड से सेल्स और टिश्यूज में, इसको हम कहते हैं आंतरिक यानी भीतरी श्वसन। कोशिकाओं तक जा रहा है तो कोशिकीय श्वसन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट। एयर कंडीशनर की तरह कौन सा अंग काम करता है कि हमारी बॉडी में ना एक प्राकृतिक एसी लगा हुआ है, तो बताओ जरा कौन सा एसी है? फूड डाइजेस्टेड इन द स्टमक passes through the intestine so that the body vessels can absorb एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इज प्रोसेस कॉल्ड एज। देखिए प्रांशु सोंकर, ये जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, कि जब हमारा खाना पच जाता है तो पचने के बाद वो जाता है हमारे अलग अलग भाग में, जिससे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और अवशोषित होने के बाद आपके कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाए, तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यहाँ पर कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेजल चैम्बर्स को कह रहे हैं कि ये जो नेजल चैम्बर्स होते हैं ये हमारे क्या कहे जाते हैं? एयर कंडीशनर। ये पहला काम करते हैं फिल्टर करने का। हमारे नोज की टिप पर, नाक के टिप पर एक कार्टिलेज होता है जिसे कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, उपास्थि होती है ये जो पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछे नाक की हड्डी, नोज की जो बोन होती है ना ऊपर की तरफ, उसे क्या कहते हैं? वो टर्बाइनल की बोन होती है, और साथ में इसमें छोटे छोटे से हेयर्स पाए जाते हैं, जिसका काम है कि कोई भी धूल या डर्ट है उसको पहले ही ट्रैप कर ले और आपकी जो वायु है उसको फिल्टर करके अंदर की तरफ भेज दे। तो हमारे नाक में ही पहला एसी लग रहा है भैया। ठीक है, सिंपली ये क्या करेगा, आप लोगों के किसी भी प्रकार से किसी भी एयर को फिल्टर करने का यहाँ पर काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, बताइए जरा, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला कौन है? नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? लंग्स, वीआरजी, डीआरजी, या फिर आपका क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए।
वोमर बोन भी पाई जाती है, लेकिन वोमर बोन जो होती है ना वो आपके मूवेबल बोन होती है, जो मूव करती है उस हड्डी को कहते हैं। मेंडिबल वाली बोन होती है एक नीचे वाली जो मूव करती है। आंसर इज बोथ बी एंड सी। देखिए ब्रीदिंग की प्रोसेस है, आपने सांस ली तो मैम इनहेल और एक्सेल ये दो काम हम यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ ये पूरा प्रोसेस हमारे ब्रेन से नियंत्रित होता है। कोई भी क्रिया आप शरीर में देखते हो ना, बिना ब्रेन के ऑर्डर के नहीं हो पाती, चाहे हम सांस ले रहे हो, खाना पच रहा हो, या हमारा ब्लड के फ्लो की बात हो, तो सब के सब कुल मिलाकर के ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। और यही ब्रेन के दो भाग हैं, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों हमारे ब्रेन के अंदर इसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इवन दो अगर हम बात कर रहे हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, तो अनैच्छिक क्रियाओं को हमारा मेड्यूला वाला भाग संभालता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, आपने कहा ना भाई ब्रीदिंग का प्रोसेस है, क्या तुम्हारी मर्जी से हो सकता है? नहीं, सांस ले रहे हो तो ले रहे हो, सिस्टम है पूरा चलेगा ही चलेगा। उसको हमारा मेड्यूला का भाग नियंत्रित करता है। ठीक है, मेड्यूला यानी कि हम जिसे कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, हिंड ब्रेन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी का ये पार्ट हमारा आखिरी वाला होता है। यही हमारे जठर आंत्र संबंधी क्रियाओं को, श्वास को, उल्टी हो, खांसी हो, इन सभी चीजों को संभालने का कार्य करेगा। अगला बताइए, एव्स में यानी कि पक्षियों में गैसों का आदान प्रदान किसके भीतर होता है? फेफड़े, वायु की थैली और फेफड़े, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, एयर सैक एंड लंग्स। पक्षियों की जब हम बात करते हैं तो देखो पक्षियों के अंदर ना दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, फेफड़े भी होते हैं और इसमें वायु की थैली भी पाई जाती है। मतलब एयर सैक के नाम से जानते हैं, तो वायु की थैली और फेफड़े दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, पक्षी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ लंग्स होते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं मेंढक की बात करूंगी तो ध्यान रखना, मेंढक जो है जब भी पानी में रहता है तो अपनी त्वचा से, अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जब ये धरती पर आ जाता है तो इसके पास लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जिनसे कि ये श्वसन करता हुआ नजर आता है। तो मेंढक के केस में दोनों चीजें हैं, जैसे पक्षियों में दो हैं ऐसे ही मेंढक में भी दो होंगे। कौन कौन? पानी में अलग और धरती पे अलग। पानी में इसकी नम त्वचा होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जो कि एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और धरती पे जब ये आता है तब वहां पर हमारे लंग्स का काम देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक सेकेंड। विंड पाइप को और किस नाम से जाना जाता है? लैरिंक्स, लंग्स, ट्रैकिया या ईसोफेगस? विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए। एम्फीबियंस में ही आते हैं। अगर हम इसके मेंढक की बात कर रहे हैं तो मेंढक उभयचर के अंदर ही आता है। इसके बॉडी में दोनों तरह से क्रियाएं हो रही होती हैं, बाहर आएगा तो लंग्स और पानी में रहेगा तो श्वसन करता हुआ स्किन से नजर आता है। ठीक है, एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, बहुत बढ़िया। कल रिजल्ट आ चुका है, कई बच्चों को क्वालिफाई कर दिया भाई फिजिकल के लिए 3 लाख से ऊपर। आप लोग भी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लेना, किसी का भी रह गया हो, नहीं देखा हो तो। और जिसका हो गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो रह गए हैं देखिए हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। और कभी भी अगर आपको कुछ ऐसी असफलता प्राप्त होती है ना, तो ये असफलता ही एक और वजह बन जाती है सफल होने के लिए, कि इस बार कहाँ गलती हुई, बस उसे देखो, प्रयास करो, और आगे जीवन में किसी प्रकार से दोबारा गलतियां ना हो, इस बात पर अपना दोबारा से काम करना शुरू कर दो। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ हम आगे उनको सुधार सकते हैं। ये क्रिया को करना मत छोड़ना, ठीक है, इस काम को करना बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। विंड पाइप को हम ट्रैकिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ट्रैकिया ही हमारी श्वास नली कही जाती है, विंड पाइप कहते हैं। आपसे पूछेगा फूड पाइप किसे कहा जाता है, तो बताइए भोजन की नलिका कौन सी होती है? विंड पाइप अगर ट्रैकिया है तो फूड पाइप कौन सी कही जाती है? ओके, आई एम कमिंग टू रैंकर्स गुरुकुल फॉर सीजीएल। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। अंकुर चौधरी, नहीं नहीं, आपका बैच जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं हुआ है, ज़्यादा क्लासेस आपकी नहीं गई हैं। आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अपना पहुंच सकते हो।
ईसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप, बिल्कुल सही, यही ईसोफेगस हमारे फूड पाइप के नाम से यानी कि खाने की नली के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों ही बराबर बराबर होते हैं, है ना, एक आगे एक पीछे की तरफ होगी कि एक निकल रही है इस साइड से तो दूसरी आ रही है पीछे की तरफ से कि खाना यहाँ से निकल जाएगा। बस इस प्रकार से इन दोनों पाइप का अटैचमेंट देखा जाता है। अगला सवाल है, केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? केंचुए के अंदर श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? बाकी देखिए, किसी को भी अगर तैयारी करनी है, अभी लग रहा है कि मैम समय है और मैं बढ़िया से कर सकता हूँ, तो हमारा रैंकर्स गुरुकुल कैंपस है बच्चों के लिए। ये यहाँ पर रहकर, मतलब यहाँ की सुविधा मैं आपको बता दूं कि बच्चे रहना, खाना पीना, टाइम टेबल पूरा उनका बनाया जाता है 12 घंटे का, ठीक है, 3 टाइम का पूरा खाना पीना है, लाइब्रेरी की सुविधा है, यहीं हॉस्टल आप लोग का कैंपस है, यहीं प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में क्लासेस भी आपकी यहीं चलेंगी। तो लगभग यहाँ पर एक 1 शॉट सोल्यूशन है आपके लिए। हर हफ्ते टेस्ट, हर महीने टेस्ट, और प्रॉपर आपके ऊपर जो आपका काम आप कर रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, उसके ऊपर कंटिन्यूस एक चेक ऑन रहता है कि आप कैसे तैयारी अपनी जुड़ करके कर रहे हो। तो आप यहाँ पर रहकर अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स हैं उनके गाइडेंस में सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। डाउट फैकल्टीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप रहना चाहते हैं, यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, अगले CGL को टारगेट करना चाहते हो, तो आप अपने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सफलता के लिए एक सही, कहते हैं ना कि रास्ता होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। हम लग रहे हैं कहीं से कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, कहीं से कुछ बायोलॉजी पढ़ ली, कहीं से आपने मैथ्स पढ़ लिया, कहीं से रीजनिंग पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं। सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के जब तक नहीं चलोगे, समस्या बनी रहेगी। ओके, चलो, तो यहाँ पे जुड़ करके आप कर सकते हो। बाकी आज का हमारा जो सेशन है इसमें हमने कई सारे अपने अलग अलग क्वेश्चंस को किया। ये क्वेश्चन आज आप लोग मुझे बताने वाले हो होमवर्क के अंदर, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क में, यानी कि क्या हमारा इसका सही आंसर होगा। और सभी को अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज क्लास अभी खत्म होगी तो आप लोग अपना कॉमेंट सेक्शन में सभी आंसर जरूर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। कल डिस्कस करेंगे इसको, और कल फिर उसके आगे की कहानी को लेके चलते हैं, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम की। एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अभी PDF में आपकी अपलोड करवा दूंगी यहाँ पर, यानी कि आपके रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। और कल सुबह 7 बजे अमित सर का जन्मदिन है, जरूर पहुंच जाना भाई सेशन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और आज शाम 5 बजे RG स्टेट एग्जाम पर क्लास होगी आपके रेलवे भर्ती के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।